नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर एक प्रोफेसर छात्र के थीसिस चुरा ले तो आप इसे क्या कहेंगे? शिक्षा की दुनिया में छात्र के थीसिस चुराकर उसे अपने नाम से छपवा ले तो इसके जैसा बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता है। जिस देश में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, वहाँ यदि एक शिक्षक छात्र के ज्ञान को चोरी करता है तो जाहिर तौर पर यह एक कलंक ही कहेंगे। जिस देश में गुरु पूर्णिमा जैसे त्यौहार की विरासत हमारे पास है, वहाँ हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिनके नाम के ऊपर चोरी का आरोप है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं उस पर एक छात्र के थीसिस चुराने का आरोप है। जी हाँ, यह आरोप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने गंभीर और घिनौने आरोप लगने के बावजूद वह न केवल राष्ट्रपति बनते हैं बल्कि शिक्षक दिवस भी उनके नाम पर मनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें तन मन धन से अपने शिक्षक की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं उनकी सच्चाई भी हमें जाननी चाहिए। पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ अब मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। बात सन 1923 की है, जब लंदन में एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम इंडियन फिलॉसफी है। और इस पुस्तक के प्रकाशित होने पर पूरे दुनिया में तहलका मचता है। भारतीय दर्शन पर इतनी शानदार पुस्तक कभी नहीं छपी थी अब तक। उस समय राधाकृष्णन कोलकाता यूनिवर्सिटी के एक सामान्य प्रोफेसर हुआ करते थे। ये किताब आने के बाद लंदन और अमेरिका सहित पूरी दुनिया में राधाकृष्णन के तारीफ में कसीदे पढ़े जाने लगे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो इस किताब को पढ़ने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसे सारी बातें समझ में आई कि आखिरकार क्या है। और उस शख्स का नाम यदुनाथ सिन्हा है। यदुनाथ सिन्हा को किताब पढ़ने के साथ ही यह यकीन हो चला कि राधाकृष्णन ने उनकी थीसिस चुराकर यह किताब प्रकाशित करा है। दरअसल यह मामला था कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्र यदुनाथ सिन्हा का, जो पीएचडी के लिए उन्होंने पीएचडी लिखी, थीसिस लिखी, जिसका नाम इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन था। और उनके थीसिस के 3 एग्जामिनर में से एक राधाकृष्णन स्वयं हैं। और इनके अलावा 2 और नाम है, प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य और पीएन सील। थीसिस जमा करने के बाद यदुनाथ सिन्हा इंतज़ार कर रहे थे डिग्री का, लेकिन इंतज़ार था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। परेशान होकर यदुनाथ सिन्हा ने बारी बारी से अपने तीनों एग्जामिनर से पूछा कि पीएचडी रिवार्ड में देरी क्यों हो रही है। तब फिर केसी भट्टाचार्य का एक जवाब आता है यदुनाथ सिन्हा को कि तुम्हारी थीसिस 2000 पेज की है और राधाकृष्णन अभी व्यस्त चल रहे हैं, तो अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आरोप है कि राधाकृष्णन यदुनाथ सिन्हा के थीसिस को उठाकर लंदन भेज दी और इस थीसिस के कई हिस्से का इस्तेमाल करते हुए इंडियन फिलॉसफी के नाम से पुस्तक छपवाए। कुछ समय बाद जब यदुनाथ सिन्हा ने यह किताब पढ़ी तब समझ में आया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक में यदुनाथ सिन्हा को कहीं भी थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दिया गया है। उस समय यदुनाथ सिन्हा एक सामान्य छात्र थे। इसकी शिकायत पीएन सील से की, जो कि 3 एग्जामिनर में से एक थे। लेकिन राधाकृष्णन से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उस समय राधाकृष्णन एक बहुत बड़े शख्सियत, बहुत बड़े नाम बन चुके थे। तो एक पत्र लिखते हुए पीएन सील ने
यदुनाथ सिन्हा से कहा कि इस मामले से उनको दूर रखा जाए, इसमें उनको न घसीटा जाए। राधा कृष्णन के प्रभाव के वजह से यदुनाथ सिन्हा का कोई बात सुनने को राजी नहीं था, कोई सुन नहीं रहा था। तो उस समय कोलकाता के मॉडर्न रिव्यू पत्रिका, जो कि एक मशहूर पत्रिका थी, उसने सबूतों के साथ एक एक करके अनेक लेख छापे और इंसाफ के लिए एक मुहिम छेड़ी, एक लहर चलाई, जिससे पता चलता है कि राधा कृष्णन ने थीसिस की चोरी की थी। लगभग 110 पैराग्राफ की थीसिस की चोरी करके अपने किताब में उसको छपवाया, लेकिन अनेक लेखों से परेशान होकर के राधा कृष्णन ने भी अपना एक पत्र उसी मैगजीन में, मॉडर्न रिव्यू में छपवाया, जिससे यह भी पता चलता है कि उस पत्रिका ने एक तरफा पत्रकारिता नहीं करी, उसने दोनों पक्षों के बात को रखा। आखिरकार उस लेख में राधा कृष्णन ने एक सफाई में जो है उन्हें काफ़ी सारी बातें रखी। इस दलील को सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक बोहरा की एक किताब है राधा कृष्णन द लाइफ एंड आइडियाज़ में इसको छापा गया है। इस दलील को इस किताब के पेज नंबर 31 में लिखा है कि राधा कृष्णन ने सफाई में कहा कि उन्होंने और यदुनाथ सिन्हा ने दोनों ने इंडियन फिलॉसफी के पुराने सिद्धांतों पे काम करा है, और जाहिर है कि अनुवाद इसका एक जैसा होगा और कुछ हिस्से एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि इसमें नकल किया गया है उस थीसिस थे। तो ये तर्क थे, ये लॉजिक था राधा कृष्णन का। लेकिन आखिरकार यदुनाथ सिन्हा ने सन 1929 में राधा कृष्णन के खिलाफ कोलकाता में कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले में एक केस दर्ज कराया। जवाब में राधा कृष्णन ने भी पत्रिका और यदुनाथ सिन्हा के खिलाफ 20,000 रुपये का मानहानि का केस का दावा ठोका। कहा जाता है कि यदुनाथ सिन्हा की दलीलें कोर्ट के अंदर राधा कृष्णन पे काफ़ी भारी पड़ रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है। सन 1933 में यदुनाथ सिन्हा और राधा कृष्णन ने कोर्ट के बाहर समझौता किया, सुलह किया और अपने अपने केस वापस लिए। लेकिन यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि वह सुलहनामा किन शर्तों पे हुई। उस समय यह अनेक अखबारों में सुर्खियां बनी। 4 मई 1933 को एक अखबार है द स्टेटमेंट ने यह खबर छापी। कुछ लोगों का कहना है कि यदुनाथ सिन्हा को 10,000 रुपये दिए गए, जो कि उस समय एक समान परिवार से आने वाले एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन यह भी बात ध्यान देने वाली है कि इस पूरे मामले में राधा कृष्णन इसलिए भी शक के दायरे में आते हैं कि अगर उन पे इतना गंभीर आरोप था तो कोर्ट के बाहर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना था, बल्कि कोर्ट के अंदर अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए उन्हें यह कोर्ट के अंदर ही मामला सुलझाना था। उनके पास पैसे और पावर की कमी नहीं थी। तब तक उस समय तक जो है ब्रिटिश शासन ने लंदन में उनको सर की उपाधि भी दे चुका था। वे लंबे समय तक महंगे वकील के दम पर आसानी से केस लड़ सकते थे। लेकिन यह पूरा प्रकरण पूरे शक के दायरे में है, जो कि शक की सुई अंततः राधा कृष्णन के तरफ घूमती है। नमस्कार, जय हिंद।